चलिए, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को। एक प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। हमने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सो सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम यहाँ पर। सेकेंड स्टेप इज tubular reabsorption। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, देखिए यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की जरूरत क्यों पड़ी और रीएब्जॉर्प्शन हुआ कितना। लेकिन अगर हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं, जो हमने जीएफआर पढ़ा था, आपको ध्यान हो, जीएफआर 125 ml पर मिनट या फिर पर डे के हिसाब से देखें तो कितना बनता है फिल्ट्रेट? 180 लीटर पर डे। तो अगर फिल्ट्रेट 180 लीटर बन रहा है लेकिन यूरिन तो 1 to 1.5 लीटर ही बनेगा। फिल्ट्रेट 180 लीटर बना, यूरिन कितना बना? 1 to 1.5 लीटर, मतलब 179 लीटर कहाँ गया? 179 लीटर एब्जॉर्ब हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 99% फिल्ट्रेट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ी क्यों? रीएब्जॉर्प्शन की जरूरत इसलिए पड़ी, देखिए रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। लाइक हमने बात किया यहाँ पर, ये जो हेनले लूप और नेफ्रॉन का पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इसके चारों तरफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, अब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स फिल्ट्रेट से कहां पर जाएंगे? वापस ब्लड में जाएंगे। ब्लड से ही आए थे, जब फिल्ट्रेशन हुआ था तो ब्लड से ही आए थे और वापस से कहां चले गए? ये फिल्ट्रेट से ब्लड में चले गए। इसको हम कह रहे हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और अराउंड 99% फिल्ट्रेट जो है वो वापस ब्लड में चला जाता है, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात यह है कि रीएब्जॉर्प्शन हुआ क्यों? तो रीएब्जॉर्प्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर फिल्ट्रेट में एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं, एक्सक्रीटरी वेस्ट तो आए हैं, उसके साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस भी आ गए हैं जिनको हमको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकालना, जो बॉडी के लिए यूजफुल है, या वाटर आ गया है एक्सेस अमाउंट में जिसको हमको बॉडी से बाहर नहीं निकालना। तो अब उस वाटर को या फिर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको वापस से कहाँ डाला जाएगा? ब्लड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। चलिए देखते हैं तो कहां पर क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। बात करते हैं पीसीटी की, बात करते हैं हम यहाँ पर पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में ही हो जाता है। इसमें 90%, इसमें जो है 90% बाइकार्बोनेट आयंस, 75% वाटर, 70% सोडियम, 70%, 75% पोटेशियम, मोस्ट ऑफ calcium, almost complete chloride ion, and complete nutrients like glucose and amino acid। ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो गई हैं? पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हुई हैं। और यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्टिव भी हो रहा है और पैसिव भी हो रहा है। मीन्स अगर आप बात करें यहाँ पर ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन जो है हम इनको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। बात करें कैल्शियम आयन की, बात करते हैं सोडियम आयन के बारे में, बात करते हैं पोटेशियम आयन की। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिव हो रहा है। अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की, बाइकार्बोनेट्स की,
तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो वाटर का हो रहा है ये भी पैसिव है थ्रू ऑस्मोसिस। सो ये जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, वो कहाँ पर हो रही है? पीसीटी में, और पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा फिल्ट्रेट का, ठीक है। पीसीटी के बाद आते हैं, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में बात करते हैं। तो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, और वाटर फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ जाएगा? वाटर फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में जाएगा। सो अगर डिसेंडिंग लिम्ब की हम बात करते हैं, तो वाटर फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में जा रहा है, तो अंदर का फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटिंग सेगमेंट भी कहते हैं। तो सेकेंड पार्ट पे अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब की, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एलओएच की, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसके कारण जो है फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटिंग सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ एलओएच की, तो यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब आपको दिखाई दे रहा है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पर सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसका हो रहा है? सॉल्ट का, लाइक NaCl का। अब यहाँ पर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन होने के कारण अंदर के फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम होते जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट। सो असेंडिंग लिम्ब की जब हम बात करते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एलओएच, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्ट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। पहले यहाँ पैसिव होगा, फिर उसके बाद जाकर एक्टिव होगा, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, और इसके कारण यहाँ पर फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको कहा जाता है डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई एलओएच की और लूप ऑफ हेनले की। अब बात करते हैं ऊपर डीसीटी पे आते हैं। यहाँ पर एलओएच के ऊपर अगर बात करें, यहाँ पर आगे वाला पार्ट कौन सा है? आगे वाला पार्ट होगा डीसीटी। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें डीसीटी की, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन वाटर का भी होगा और सॉल्ट्स का भी होगा। तो जो सॉल्ट्स का होगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और जो वाटर का होगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पर सॉल्ट्स का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सॉल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एल्डोस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरॉन, वो एल्डोस्टेरॉन जो है यहाँ पर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन किस हार्मोन के इफेक्ट में होगा? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी तरह से अब आते हैं यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद जो है वो हम किसकी बात करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट से भी कंटिन्यूअसली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अगेन एडीएच, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल तभी बनती है वाटर के लिए जब एडीएच का सीक्रेशन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, और इसके डिस्टल पार्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी एब्जॉर्ब होगा इसके डिस्टल पार्ट से लेके, डिस्टल पार्ट मतलब जो लास्ट पार्ट है वहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कलेक्टिंग डक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल होगी वाटर के लिए, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, और स्मॉल अमाउंट ऑफ salt at distal small amount of urea at distal part, और स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट का भी होता है लेकिन कोई खास उसका मतलब
है नहीं, मेनली तो हम यहाँ पे वाटर और यूरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि कहाँ पर किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में। थर्ड स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन की वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? जब फिल्ट्रेशन हुआ, वोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में ब्लड आया और ब्लड जो है फिल्टर होके और उसने फिल्ट्रेट फॉर्म किया, सो ब्लड का बहुत कम पार्ट ही ऐसा था जो कि फिल्ट्रेट फॉर्म कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें 1200 ml पर मिनट ब्लड वोमेन कैप्सूल में आ रहा है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है, तो उसमें से फिल्टर होके अंदर कितना आ रहा है? फिल्टर होके अंदर 125 ml ही आ रहा है, मतलब अराउंड 18-20% 25% के आसपास फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर। सो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं सब आ गए हों। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लड ग्लोमेरुलस में यहाँ पर आ रहा है, इसमें जो फिल्ट्रेशन हुआ था उस फिल्ट्रेशन में जरूरी नहीं है कि सारे ही एक्सक्रीटरी वेस्ट फिल्ट्रेट में आ गए हों। अभी भी कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं वो ब्लड में बचे रह जाते हैं। उन एक्सक्रीटरी वेस्ट को यहाँ पर जो कैपिलरी का नेटवर्क है वहां से एक्टिवली जो है वो फिल्ट्रेट में डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिल्ट्रेट में डाला जाता है कैसा? एक्टिवली। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसा होता है? हमेशा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने कहा ब्लड से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको एक्टिवली कहाँ डाला जा रहा है? फिल्ट्रेट में। इसी को हम कह रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। और यहाँ पर पीसीटी में हम बात करें तो अगेन मैक्सिमम सिक्रीशन होगा। पीसीटी में सिक्रीशन मैक्सिमम होगा। सिक्रीशन हमेशा कैसा होता है? सिक्रीशन कहीं पर भी हो, ऑलवेज एक्टिव। यहाँ पर जो सिक्रीशन होता है वो पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स। इसके बाद बात करें एलओएच में तो लूप ऑफ हेनले में कोई भी सिक्रीशन नहीं होगा। बात करते हैं डीसीटी की, सो डीसीटी में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया। बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, सो कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन आयन, मेनली हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। और हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन जो सीक्रेट हो रहे हैं टू मेंटेन दी पीएच ऑफ ब्लड, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेप्स हमने पढ़ ली। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा। सेकेंड हमने पढ़ा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड हमने पढ़ा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये सारी स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होती हैं यूरिन फॉर्मेशन में। चलिए अब हम इन तीनों यहाँ पर जो सिक्रीशन हुआ है, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं किस पार्ट में क्या किसका एब्जॉर्प्शन हुआ और किसका सिक्रेशन हुआ। देखिए एब्जॉर्प्शन होना मतलब चीजों का बाहर निकलना, कि फिल्ट्रेट से कुछ निकल के कहा गया, ब्लड में गया, वो तो हम क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? फिल्ट्रेट से निकला क्या क्या बाहर? तो हम बोलते हैं फिल्ट्रेट से वाटर निकला, पीसीटी की अगर बात करें। फिल्ट्रेट से जो है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फिल्ट्रेट से कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब हुआ था, फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, फिल्ट्रेट से न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, ये जो है एब्जॉर्ब हुए थे। अब यहाँ पर सीक्रेट क्या क्या हुआ था? तो सीक्रेट हुआ था यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, सीक्रेट हुए थे यहाँ पर पोटेशियम आयन,
सीक्रेट हुआ था यहाँ पे अमोनिया, सीक्रेशन हुआ था यहाँ पे यूरिक एसिड का, सीक्रेशन हुआ था क्रिएटिनिन का, टॉक्सिन्स, ड्रग, इन सब का सीक्रेशन कहां पर हुआ था? पीसीटी। ठीक है, बात करते हैं एलओएच की। एलओएच के डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, सो डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन हुआ था वाटर का, इसलिए हमने इसको कंसंट्रेटिंग सेगमेंट भी कहा था, लेकिन इसमें कोई भी सीक्रेशन नहीं होता, एलओएच में सीक्रेशन नहीं होता। असेंडिंग लिम्ब की बात करें, असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन हुआ था सॉल्ट का, अगेन कोई सीक्रेशन नहीं होगा। बात करते हैं डीसीटी की, सो डीसीटी में एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, सॉल्ट्स का एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट ऑल्सो, बट बहुत कम होता है बाइकार्बोनेट। सीक्रेशन की बात करें, सो यहां पर सीक्रेशन हुआ हाइड्रोजन आयन, सीक्रेशन हुआ पोटेशियम आयन, सीक्रेशन हुआ अमोनिया। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, सो कलेक्टिंग डक्ट में जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो एब्जॉर्प्शन तो मेनली किसका हुआ है? वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। हाँ, डिस्टल पार्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी एब्जॉर्ब हुआ था। सीक्रेशन की बात करें, सो सीक्रेशन तो हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन टू मेंटेन दी पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन ने पढ़ा, एक जगह पे इसको समराइज किया कि कहाँ पर किसका सीक्रेशन हो रहा है और किस पार्ट में किसका जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझते हैं हम। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये जो एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन हो रहा है, इसी से हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले जब हम किडनी की बात करते हैं, तो किडनी में जैसे ही हम मेडुला में डीप तक जाने लगते हैं, यहाँ पर देखिएगा, देखिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर होता क्या है, अगर कंसंट्रेशन की बात करें, तो बाहर कॉर्टेक्स में जो कंसंट्रेशन होती है, कॉर्टेक्स में तो फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर फिल्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाहर कॉर्टेक्स का फ्लूइड है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, कॉर्टेक्स का जो मैटर है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। जैसे जैसे मेडुला में हम अंदर की तरफ जाने लगते हैं, तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। मतलब मेडुला में जब हम जाएंगे तो 400, अंदर जाएंगे 600 और लास्ट तक जाते जाते कितनी हो जाती है ये 1200। मतलब मेडुलरी फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो हायर होती है, और जैसे जैसे हम मेडुला में डीप जाते हैं वैसे वैसे मेडुलरी फ्लूइड की कंसंट्रेशन, इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और एट द एंड तक जाते जाते कितनी हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ मेडुला, ये जो मेंटेन करने वाले फैक्टर्स हैं, ये हैं सॉल्ट्स एंड यूरिया। सॉल्ट और यूरिया जो है वो मेडुलरी फ्लूइड की हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मेडुलरी कंसंट्रेशन का क्या रोल होता है काउंटर करंट में, या क्या रोल होता है यूरिन के फॉर्मेशन में, उसकी हम बात करते हैं। चलिए तो अब अपन समझते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। काउंटर करंट मैकेनिज्म, दो ऐसे फ्लूइड जो कि पैरेलल होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं, वो क्या बनाते हैं, काउंटर करंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, यहां पर देखिए आप, यहां से फिल्ट्रेट जो आ रहा है, फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो है एलओएच का डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ये एलओएच का असेंडिंग लिम्ब हो गया। ठीक है, तो ये तो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है। यहां पर हम वासा रेक्टा की बात करें, सो वासा रेक्टा का ये यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड की डायरेक्शन यही इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, सो ये वासा रेक्टा का क्या हो गया, यहां पर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और यहां पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये असेंडिंग लिम्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब है, ये ब्लड इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं काउंटर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अपन काउंटर करंट की बात कर रहे हैं। पहले अपन देखते हैं कि ये जो पार्ट है पीसीटी डीसीटी, ये सारा तो कॉर्टिकल रीजन में होगा, और कॉर्टिकल रीजन में जो आउटर इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये होगी। जैसे जैसे हम, ये सारा पार्ट कहाँ पर है, मेड्यूला में, जैसे जैसे हम मेड्यूला में डीप आते जा रहे हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर अराउंड 600 के आसपास होगी। इनर मेड्यूला में बात करें तो 900, और अंदर की तरफ चलें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आते आते 1200 तक हो जाएगी। ठीक है, ये बाहर, ये फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये किसकी कंसंट्रेशन है, फिल्ट्रेट की नहीं, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, और ये जो है बाहर की कंसंट्रेशन है, मतलब ये तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की है जो हायर कंसंट्रेशन है, जो कि NaCl और यूरिया ने मेंटेन करके रखी हुई है। अब इसका क्या रोल है यहाँ पर, तो उसकी अपन बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, पीसीटी में तो हम कहते हैं कि सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा, और जो बॉडी फ्लूइड आया है यहाँ पर वो 300 पे आया है। बॉडी फ्लूइड जो है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर पे आया है, तो बाहर का, अंदर का भी 300 और बाहर का भी 300, तो इसमें कोई भी चेंज अंदर नहीं होगा। अब आते हैं नीचे, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा ये, जैसे जैसे फिल्टरिंग नीचे की तरफ आया, अब सपोज कीजिए यहाँ पर आया, यहाँ पर अंदर का कितना 300 और बाहर का कितना मिल जाएगा, इसको बाहर का ज्यादा मिलेगा, बाहर का सपोज किया हमने मिल गया 400, अंदर 300 और बाहर, इसके चारों तरफ कितना, इसके चारों तरफ जो है वो 400 है, तो अंदर का भी 400 होगा, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ाने के दो तरीके हैं। अंदर का 400 तो होगा, ठीक है ना, सराउंडिंग की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, लेकिन अब ये बढ़ा कैसे, बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो वाटर को बाहर निकाल दो या सॉल्ट को एंटर करा दो। हमें पता है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर वाटर ओनली, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, और कब तक निकलेगा, जब तक कि 400 ना हो जाए। नीचे की तरफ आएगा, वाटर बाहर निकलेगा, कब तक, जब तक कि 600 ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है नीचे की तरफ और हम आए तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 800 चारों तरफ का, तो ये अंदर 600 बाहर 800, तो वाटर बाहर निकलेगा, कब तक बाहर निकलेगा, जब तक कि 800 ना हो जाए। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आया, फिर वाटर बाहर निकला, कब तक बाहर निकला, जब तक कि 900 ना हो जाए। फिर एट द लास्ट हम क्या बोलेंगे, वाटर बाहर निकलता जाएगा, कब तक, जब तक कि 1200 ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ। अब बात करें यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में। अब असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाएंगे, चारों तरफ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, तो अंदर की भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी अंदर 1200 है, ऊपर गया तो 900 है चारों तरफ की, तो अंदर की भी कितनी होगी, अंदर की भी 900 होगी, फिल्ट्रेट की भी 900 होगी। फिल्ट्रेट की कम करने के दो तरीके, या तो वाटर इसके अंदर एंटर कर दो, वाटर को एंटर करवा दो, या फिर सॉल्ट को बाहर निकलवा दो। कम करने के दो तरीके हैं, हमें पता है असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर सॉल्ट्स, तो यहाँ पर दूसरा तरीका होगा, क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे, कब तक निकलेंगे, जब तक कि 900 ना हो जाए। ऊपर गया, अंदर 900 चारों तरफ, आप देख सकते हो 800, तो सॉल्ट बाहर निकलेंगे, कब तक निकलेंगे, जब तक कि 800 ना हो जाए। फिर ऊपर की तरफ गए, सॉल्ट्स बाहर निकले, कब तक बाहर निकले, यहाँ पर ये तब तक बाहर निकले जब तक कि चारों तरफ की कंसंट्रेशन मतलब 600 के बराबर ना हो जाए। फिर बाहर निकले, कब तक बाहर निकले, जब तक कि 400 ना हो जाए। ठीक है, और लास्ट पार्ट तक जाते जाते कई बार और एक्टिवली भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो अंदर का कितना हो जाता है, 200 के आसपास हो जाता है। अब हम इसके बाद यहाँ पर डीसीटी में हमें पता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर का भी होगा और सॉल्ट का भी होगा, तो यहाँ पर भी रीअब्सॉर्प्शन होता है, वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है यहाँ पर, तो सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब होता है, तो ऐसा कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। अब इसके बाद आते हैं डीसीटी पे। अगेन डीसीटी में जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, चारों तरफ का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा,
और ये वाटर के लिए परमेएबल है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर अगर फ्लूइड 300 था तो चारों तरफ का भी 300 था, लेकिन अंदर 300 बाहर 400, तो वाटर बाहर निकलेगा कब तक निकलेगा, जब तक कि 400 ना हो जाए। फिर वाटर बाहर निकलेगा कब तक निकलेगा, जब तक कि 600 ना हो जाए। फिर यहाँ पर 800 वाटर बाहर निकलता गया कब तक, जब तक कि चारों तरफ के मतलब 800 ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ गए 900, नीचे की तरफ गए 1200, तो वाटर कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है। 900 कर दिया इसको, वाटर तब तक निकलता गया जब तक कि 1200 ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इधर मेडुलरी इंटरस्टिशियम या मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता, हायर नहीं होता, तो क्या यहाँ से वाटर बाहर निकलता? यहाँ से वाटर बाहर, मान लीजिए अंदर भी 300 और बाहर भी 300, तो क्या वाटर निकलता? वाटर बाहर नहीं निकलता। यहाँ प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। पर भी सेम बात है, अगर अंदर भी 300 होता, बाहर भी 300 होता, तो क्या ये वाटर बाहर निकलता? वाटर बाहर नहीं निकलता, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती और यूरिन का अमाउंट जो है वो बहुत एक्सेस में हो जाता और बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती। इसलिए मेडुलरी फ्लूइड का जो हायर कंसंट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे कि वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से निकल के वापस आ सके। क्योंकि जो चीज भी बाहर निकली है वो चीज कहाँ जा रही है? ब्लड में ही जा रही है। जो चीज यहाँ पर ये जो बाहर निकलती हम दिखा रहे हैं, जा कहाँ रही है? अल्टीमेटली ये एंटर कर रही है कहाँ पर? ब्लड में ही एंटर कर रही है। अब देखिए काउंटर करंट की हम जो बात कर रहे हैं, काउंटर करंट में होता क्या है, आप यहाँ पर देखिए कि जो NaCl LOH के असेंडिंग लिंब से निकला, वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाता है? वो एक्सचेंज होता है विद द डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, NaCl जो किससे निकल रहा है? NaCl transported by ascending limb of LOH is exchanged with descending limb of vasa recta। क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो जा रहा है तो इसको चारों तरफ की हायर कंसंट्रेशन मिलती जा रही है, तो जब हायर कंसंट्रेशन मिलती जा रही है यहाँ पर, तो सोडियम NaCl जो है वो ब्लड में एंटर करते जा रहे हैं, और जब यहाँ पर ब्लड जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ चारों तरफ की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है इंटरस्टिशियम की। तो यहाँ पर जो है NaCl जो है वो वापस किस में आ जा रहा है? NaCl वापस आते जा रहा है इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम या मेडुलरी फ्लूइड से ही गया था और मेडुलरी फ्लूइड में ही आ गया। मतलब आप देख सकते हैं जब मेडुलरी फ्लूइड में NaCl की एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मेंटेन है, हमेशा यहाँ से निकल रहा है तो वहां से, यहाँ से अगर इसमें जा रहा है तो यहाँ से निकल भी तो रहा है, तो कंटिन्यूअसली मेडुलरी फ्लूइड में NaCl बना रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर हमने कहा कि डिस्टल पार्ट ऑफ जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उससे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है। ये यूरिया चला गया कहाँ पर? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH। ठीक है, यहाँ पर चला गया और वापस यहाँ आने के बाद यहाँ से वापस आया। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो यूरिया है जब यहाँ एंटर कर रहा है तो कुछ निकल भी रहा है। यूरिया की भी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मेडुलरी फ्लूइड में बनी हुई है, तो यूरिया और NaCl दोनों की ही स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मेडुलरी फ्लूइड में मेंटेन है। इसी कारण से मेडुलरी फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और इस हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो जो यूरिन फॉर्म हुआ वो कितने पे हुआ? आप देखिए यहाँ से 1200 पे हुआ, जबकि बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कितना था? 300। मतलब इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन यूरिन जो होता है 4 टाइम्स हाइपरटोनिक, 4 टाइम्स हाइपरटोनिक, मोर कंसंट्रेटेड है। 300 से कितने पे निकला? बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन तो 300, यूरिन कितने पे फॉर्म हुआ? 1200 पे, तो कंसंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन पासेस 4 टाइम्स हाइपरटोनिक यूरिन।
ठीक है। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर रास मैकेनिज्म के बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन या एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन। चलिए, तो हम बात करते हैं रास मैकेनिज्म के बारे में, लेकिन रास मैकेनिज्म समझने से पहले हमें समझना होगा जीजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। देखिए, जक्स्टाग्लोमेरुलर क्यों बोला? जक्स्टा मतलब जस्ट क्लोज टू, ग्लोमेरुलर मीन्स ग्लोमेरुलस, जस्ट क्लोज टू ग्लोमेरुलस, इसलिए इसको क्या बोला? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के ये बना होता है। देखिए, यहां पर एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, यहां से जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब यहां पर हम 3 कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो है मैक्यूला डेंसा। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट इसका मैक्यूला डेंसा। भाई मैक्यूला डेंसा क्या है? पार्ट ऑफ डीसीटी, ये डीसीटी है, यहाँ पर एलओएच होगा, यहाँ डीसीटी, पार्ट ऑफ डीसीटी, जो कि किसके पास में होता है? ग्लोमेरुलस के पास में होता है। इस पार्ट ऑफ डीसीटी को क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा। और इस डीसीटी के पार्ट की खास बात क्या है? इसमें कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि सोडियम आयन के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, मेनली इन एफरेंट आर्टेरियोल। जेजी सेल्स जो है वो मेनली किस में होती हैं? एफरेंट आर्टेरियोल में, जो सीक्रेट करती हैं रेनिन। यहाँ पर ये सीक्रेट क्या करेंगी? रेनिन। और थर्ड, यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट जो है वो इस ग्लोमेरुलस, मैक्यूला डेंसा, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में होता है, जिसको हम कहते हैं लेसिस और पॉल्केसन सेल, ठीक है। इस लेसिस और पॉल्केसन सेल का एग्जैक्ट रोल अभी तक नोन नहीं है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि इन मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हेल्प करती है ये। और जेजी सेल्स जो होती है वो स्मूथ मसल सेल का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड मसल सेल्स है, ठीक है। तो ये तीनों ही कंपोनेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर जेजीए बना रहे हैं, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब हम बात कर रहे हैं रास मैकेनिज्म की। चलिए, रास, और जिसको हम कहते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जब भी जीएफआर कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, देखिए जीएफआर कम हुआ मतलब फिल्ट्रेशन कम हो रहा है। फिल्ट्रेशन कम हो रहा है इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है और प्रेशर भी कम है। वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होगा, मतलब जीएफआर कम है, मीन्स हम बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है और या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है? जेजी सेल्स जो होती हैं, जेजी सेल्स सीक्रेट करने लगती हैं रेनिन। जेजी सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? रेनिन सीक्रेट करेंगी। ये रेनिन जो होता है ये एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो किससे सीक्रेट हो रहा है? लिवर से। लिवर इसको सीक्रेट करता रहता है एंजियोटेंसिनोजन को, इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये, ठीक है। अराउंड 453 एमाइनो एसिड्स के आसपास होते हैं इसमें। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन जो है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ ACE। ACE क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी हेल्प से। और ये ACE आया कहां से? ये प्रोड्यूस होता है लंग्स से, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 बन गया।
भाई मतलब रेनिन जब निकला, एंजियोटेंसिनोजन था ब्लड में, एंजियोटेंसिनोजन जो था इसको रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 और लंग्स से निकलने वाले एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एक तो एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और जब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज कराना था इसको। ये जो मैकेनिज्म पूरी चल रही है किस लिए चल रही है, जिससे कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। और तो हमने कहा कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। दूसरी बात यहाँ पर इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, इसने पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया। तो जब पीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा, यहाँ से वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, तो ज्यादा ब्लड में गया, तो ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एंजियोटेंसिन ने हाइपोथैलेमस पे भी वर्क किया, हाइपोथैलेमस पे वर्क करके इसने थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग कैपेसिटी जो है, वाटर ड्रिंकिंग कैपेसिटी वो भी इंक्रीज कर दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी और ज्यादा से ज्यादा वाटर हम पानी पिएंगे, वाटर जो है इनटेक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, तो ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तीसरी बात यहाँ पर इसने एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क किया, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करके इसने सीक्रेट करवाया एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, एल्डोस्टेरॉन डीसीटी में सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इन डीसीटी में इसने सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या किया, इंक्रीज किया। अगेन सोडियम सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इन सभी चीजों से आप देखिए ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो कम हो रहे थे वो इंक्रीज होंगे। जब इंक्रीज होंगे तो जीएफआर भी क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, कंटिन्यूसली रेनिन अगर निकलेगा तो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट पर जाके उसके रुकना भी जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ने लगते हैं, एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, तो हार्ट के एट्रियल वॉल से, एट्रिया से जो है एएनएफ निकलता है, एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ क्या है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एक तो वैसोडायलेशन करेगा, जब वैसोडायलेशन करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कम करने के लिए ही आया है। दूसरा जो है रेनिन को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट रेनिन फ्रॉम जेजी सेल, जेजी सेल से जो रेनिन निकल रहा है उसको इनहिबिट कर देगा, तो अगेन उससे भी ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर ये जो एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर निकला हुआ है, ये किस लिए निकला हुआ है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए। ठीक है। तो ये जीएफआर के रेगुलेशन में हमने एक मैकेनिज्म के बारे में बात करी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसको हम कहते हैं रास मैकेनिज्म। ठीक है। चलिए तो अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर मिक्सचुरेशन और कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुँच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। चलिए तो अब हम बात करते हैं मिक्सचुरेशन के बारे में। मिक्सचुरेशन क्या है, मिक्सचुरेशन इज एक्ट ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन, उसको हम कहते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन में होता क्या है, वैसे तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 1 लीटर के आसपास होती है, 1000 ml के आसपास। लेकिन जब यूरिन जो होता है, यूरिन का अमाउंट अराउंड 220 ml से ज्यादा होने लगता है, सो मिक्सचुरेशन के सिग्नल्स जनरेट होने लगते हैं।
एक्टिवेशन ऑफ, जिसके कारण एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो इसके सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन को जाते हैं, सीएनएस को जाते हैं, और सीएनएस फिर डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। आपको पता होगा, हमने डेट्रूसर मसल के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर जो ब्लैडर के मसल्स होते हैं, यहाँ पर ये जो ब्लैडर के मसल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, डेट्रूसर मसल। और यहाँ पर हमने दो स्फिंक्टर भी पढ़े थे यूरिथ्रा में, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री। तो यहाँ पर नॉर्मली तो ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखना, नॉर्मली अगर बात करें तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट है, जिससे कि ये ओपनिंग तो बंद है और ये मसल क्या है, रिलैक्स है। लेकिन जब मैच्योरेशन के सिग्नल आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सीएनएस जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल का क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करवाया। दूसरा, यहाँ पे जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स होगा, इनवॉलेंट्री। उसके बाद एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा जो कि वॉलेंट्री है। So relaxation of internal urethral sphincter, then voluntary relaxation of external urethral sphincter। ठीक है, और मैच्योरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो। चलिए अब हम बात करते हैं यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में। अच्छा, यूरिन का जो अमाउंट है 1 to 1.5 लीटर पर डे, पीएच 6 के आसपास होता है, स्लाइटली मतलब एसिडिक है, स्लाइटली तो क्या एसिडिक ही है नेचर में, ठीक है। और ये डिपेंड करता है डाइट पर भी। अगर हम ज़्यादा फ्रूट और प्रोटीन लेते हैं तो इसका पीएच और कम हो जाता है, मतलब और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अगर हम वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो इसका पीएच जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। हाँ, ऑन एन एवरेज बात करें तो 6 पीएच होता है। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। सो कंपोजिशन में वाटर है इसमें अराउंड 94% के आसपास, यूरिया है 2.6%, यूरिक एसिड है 0.3% के आसपास, ठीक है। इसके बाद अदर सब्सटेंसेस है 2% के आसपास। अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या है, जैसे क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो है वो मसल मेटाबॉलिज्म में बनता है, ठीक है। यूरिक एसिड जो बनता है वो प्यूरिन के डिग्रेडेशन से बनता है। प्यूरिक एसिड ब्रेकडाउन ऑफ जो है, प्यूरिक एसिड ब्रेकडाउन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। सॉल्ट्स होंगे, आयंस होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। यूरिन का जो कलर होता है, जो पेल येलो कलर है, इट इज ड्यू टू यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण होता है, जो कि हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। स्मेल इज ड्यू टू यूरिनॉइड्स, यूरिनॉइड्स या हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया, इसके कारण स्मेल होती है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो है यहाँ पर हम एक मेजर डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जिसका कि यहाँ पर एक हार्मोन से, जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एडीएच, उससे रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए, डायबिटीज आपने सुनी होंगी। डायबिटीज दो तरह की होती है, एक तो मेलाइटस, एक तो इंसिपिडस। मेलाइटस तो किससे लिंक्ड है, मेलाइटस इंसुलिन से। बट अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपिडस की, तो ये इंसुलिन का इसमें कोई रोल नहीं है। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ
एडीएच, अगर एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाए या एडीएच का सीक्रेशन बंद हो जाए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, तो डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो आपको पता है एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, टिश्यू में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएंगी, सेल्स जो हैं वो श्रिंक होने लगेंगी, यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, पॉलीयूरिया जिसको हम कहते हैं, पॉलीयूरिया मींस जो यूरिन का अमाउंट है बढ़ जाना, डाईयूरेसिस हो जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा, उसको हम डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी, और यूरिन जो है वो मोर डाइल्यूट होगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसा कि आप समझ सकते हैं इटिस, जहां पर भी इटिस टर्म आता है, इटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर किसके इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई, और जिसको हम किडनी स्टोन भी कहते हैं, जिसमें यूरेट, ऑक्जेलेट, सिट्रेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सिट्रेट और यूरेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन्स। ये और कुछ यूरिन से रिलेटेड अगर हम टर्म की बात करें तो हम बोल रहे हैं पॉलीयूरिया, एक्सेस। पॉलीयूरिया क्या है? यूरिन का अमाउंट ज्यादा होना। डाईयूरेसिस, process of formation of more urine is called diuresis. Oliguria is यूरिन का अमाउंट कम होना। एन्यूरिया यूरिन एब्सेंट होना। इसके बाद हम बात करें इसमें जो है हीमेटोयूरिया, ब्लड इन यूरिन। ग्लूकोज इन यूरिन। यूरेमिया, एक्सेस यूरिया इन ब्लड, ध्यान रखना, एक्सेस यूरिया इन ब्लड, नॉट इन यूरिन। यूरेमिया इज एक्सेस यूरिया इन ब्लड। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, आप लोग डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं लिखे, जो है ऑप्शंस नहीं लिखे। लाइक नॉर्मल वैल्यू ऑफ जीएफआर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है, हमने जीएफआर जो पढ़ा था 125 ml पर मिनट, ठीक है, या 180 लीटर पर डे के हिसाब से हम बात करते हैं। जीएफआर क्या है? जो कि ब्लड फिल्टर होके वोमिन कैप्सूल में आ रहा है या फिल्ट्रेट बना रहा है, तो किस रेट से फिल्ट्रेट बना रहा है उसकी हम बात करते हैं। सेकंड पे आते हैं, द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय। ग्लोमेरुलस का जो ब्लड है उसको लेकर कौन जाएगा? ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर कौन आता है? ब्लड लेकर तो आता है एफरेंट आर्टेरियोल, और ग्लोमेरुलस का ब्लड लेकर कौन जाएगा? सो ग्लोमेरुलस का ब्लड लेकर कौन जाता है? एफरेंट आर्टेरियोल। थर्ड पे आते हैं, वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की वासा रेक्टा के बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अराइजिंग फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल, कोई मतलब ही नहीं, एफरेंट आर्टेरियोल से होती है। डज नॉट इन्वॉल्व इन काउंटर करंट एक्सचेंज, कैरी यूरिया रिच ब्लड एंड इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। तो ये हमने पढ़ा था। 2 तरह के हमने नेफ्रॉन पढ़े थे यहाँ पर, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी। हमने कहा था कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं इसका एलओएच बहुत शॉर्ट होता है, इस कारण से जो चारों तरफ वासा रेक्टा है वो भी या तो रिड्यूस होगी या तो एब्सेंट होगी। ठीक है, फोर्थ आते हैं, पीसीटी इज लाइंड बाय। सो पीसीटी की लाइनिंग हमने किसकी पढ़ी थी? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ब्रश बॉर्डर इसलिए जिससे कि यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, और हमने पढ़ा भी है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% ऑफ फिल्ट्रेट, वो कहाँ पर हो जाता है? पीसीटी में। इसके बाद ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है, मतलब कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ से जो LOH है
इसके चारों तरफ वासा रेक्टा, इससे जो सोडियम निकलेगा, यहाँ से जो सोडियम निकला वो कहाँ पर चला गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने इसको वापस किसको कर दिया, इंटरस्टिशियम को। तो यही पूछ रहे इंटरस्टिशियम को वापस किसने किया, सो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वी आर मीन्स यहाँ पर वासा रेक्टा, ठीक है। द कंडीशन वेयर यूरिया इज एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, तो यूरिया जो है ब्लड में जब एक्यूमुलेट हो जाए, ज्यादा अमाउंट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वो कंडीशन कहलाती है यूरेमिया। नेक्स्ट बात करते हैं, रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट, हमने पीसीटी को रिमूव कर दिया। जब पीसीटी को रिमूव कर दिया तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता था वहां पर फिल्ट्रेट का, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं पाया, ठीक है। तो यूरिन कैसा होगा, यूरिन विल डाइल्यूट, मींस यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन पास होगा। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम will not cause the release of, देखिए ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम मतलब रास मैकेनिज्म की बात कर रहा है। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम होंगे तो जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा तो रेनिन निकलेगा, रेनिन निकलेगा तो एल्डोस्टेरॉन और एडीएच भी निकलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में जो है बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है। तो क्या नहीं निकलेगा, तो एएनएफ नहीं निकलेगा, क्योंकि एएनएफ तो तब निकलता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट से निकलता है, और ये एएनएफ तब निकलता है जबकि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर ये वैसोडाइलेशन करता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, और यहाँ पर ये रेनिन को इनहिबिट करता है फ्रॉम जेजी सेल, जो कि ब्लड वॉल्यूम को भी कम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।